तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। देखो भाई, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, इट कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, बेसिकली मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो व्हाट इज मेटल्स? सो एग्जैक्टली मेटल्स क्या होता है? सो मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब उससे पास थ्रू होता है। एंड मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। अभी ये मेलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सुनाओ। ये है जैसे कि हम इस नेल्स को देखो, ये बना हुआ है आयरन के मेटल से। ठीक है, और ये जो पाइप्स है ये कॉपर के मेटल से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो कप है ये सिल्वर मेटल से बना हुआ है, और बैंगल है ये गोल्ड मेटल से बना हुआ है। ठीक है, सो जनरली एक और चीज हम मेटल्स के बारे में समझते हैं कि मेटल्स मेटल्स आर द एलिमेंट विच या फ्रॉम विच एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, आयंस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और कैसे पॉजिटिव आयंस बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए मेटल्स को क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेटल्स मेलिएबल है। मेलिएबल मीन्स उसे बोलते हैं जिसको हैमर से पीट पीट कर, इसे बीट करके इसे स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, इससे फैलाया जा सके, तो उन्हें बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है, वो एक सीट के फॉर्म में बनाया जा सके। एंड नाउ जैसे कि गोल्ड और ये जो सिल्वर है ये क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल। ध्यान रखना भाई, ये गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या करने के लिए? फूड, बिस्किट्स, जो चॉकलेट्स या जो मेडिसिन हैं। अब आपने देखा होगा कि चॉकलेट या बिस्किट्स का जो पैकेट है या फूड का जो, जैसे कि बच्चे जब टिफिन ले जाते हैं उनको उनके ऊपर फॉयल लगा होता है, वो किसका होता है? एल्युमिनियम फॉयल का, क्योंकि वो मेटल है। ये कैसा मेटल है जो कि क्या हो सकता है, मेलिएबल हो सकता है, मतलब इसे फैलाया जा सकता है एक सीट के फॉर्म में, इसलिए इसे वहां यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो चॉकलेट है। ठीक है, तो इस चॉकलेट को क्या किया गया है, इसके ऊपर जो है एल्युमिनियम फॉयल यूज किया गया है। ठीक है, अब ये देखो ये एक मेटल है जिसे हैमर यूज करके क्या किया गया है, इसे शीट के फॉर्म में स्प्रेड कर दिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल क्या होता है भाई? ठीक है, तो डक्टाइल्स का मतलब क्या होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन या स्ट्रेच इनटू अ वायर, मतलब इसे इसे खींच कर एक बहुत ही पतला वायर, एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। इस चीज को हम बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे कि गोल्ड, अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है भाई कि गोल्ड एक बहुत ही बेस्ट मेलिएबल है। ठीक है, मेलिएबल मेटल है। अब यहाँ पे अगेन गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा भाई, जब वो मेलिएबल है तो डक्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि गोल्ड को मोस्ट डक्टाइल मेटल इसलिए माना जाता है क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ये कन्वर्ट हो सकता है 2 किलोमीटर में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, गोल्ड जो है, बहुत गोल्ड को माना जाता है कि ये मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे देखो। आगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। कंडक्टर मतलब ये जो है हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू, ठीक है, मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली। मेटल्स क्या करता है, हीट को अलाउ करता है कि उसके थ्रू जो है इजली, आसानी से पास हो सके हीट। अब जैसे कि जो सिल्वर मैटर है, ठीक है, जो सिल्वर
सिल्वर मैटर है, सिल्वर सिल्वर मैटर इज द मोस्ट या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है कि सिल्वर से बहुत ही आसानी से इजिली क्या हो सके, हीट जो है, हीट फ्लो हो सके, ठीक है। अब देखो, इसीलिए बट यहाँ पे अगेन अभी हमने क्या, हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो मेटल क्या है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सिल्वर को बेस्ट माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो यूटेंसिल्स हो जाए, जो जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो जनरली किससे बने होते हैं, कॉपर। कॉपर क्या है, कॉपर या अल्यूमिनियम से बने होते हैं, ठीक है, कॉपर या अल्यूमिनियम। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये मेटल हैं, ठीक है, मेटल हैं। तो क्यों भैया, क्योंकि मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ किसके भैया, हीट का, ठीक है। जबकि क्योंकि खाने को हम इसमें बना सके आसानी से, जब खाने को बनाएंगे तब, अगर ये हमने यहाँ पे एक यूटेंसिल लिया, एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हमने फूड रख दिया। अब ये बताइए फूड गर्म कब होगा, जब ये मेटल जो गर्म होगा तभी तो ये फूड गर्म होगा अंदर का, ठीक है। मतलब इस मेटल को क्या होना पड़ेगा, इस मेटल को कंडक्ट करना पड़ेगा, क्या कंडक्ट करना पड़ेगा, हीट कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जब एल्यूमिनियम रॉड का यूज किया जाता है और यहाँ पे इस एल्यूमिनियम रॉड से वैक्स के साथ जो आयरन का जो नेल है, एक कील को यहाँ पे लगाया जाता है वैक्स के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, हम यहाँ पे हीट तो यहाँ पे कर रहे हैं, हीट कहाँ पे कर रहे हैं, हीट हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट क्या होता है, हीट जो है ट्रेवल होता है। जब ट्रेवल होता है, जो जितने भी वैक्स लगे हुए जो कील होते हैं, जो नेल्स होते हैं, ये फॉल हो जाते हैं। तो इससे ये क्या पता चलता है कि भाई कि हीट जो है ट्रेवल हो रहा है, किस में ट्रेवल हो रहा है, अल्युमिनियम में ट्रेवल हो रहा है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है भैया, मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और अगेन मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है भाई, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास थ्रू हो सके भाई, सिंपल सीधी बात है। तो इस यहाँ पे सिल्वर को भी है, वह यहाँ पे सिल्वर को भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी माना गया। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो भाई, जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स मेड अप ऑफ किससे बना होता है, कॉपर से और एल्यूमिनियम से, सिल्वर से क्यों नहीं बनता है, सिल्वर का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और ये रेयरली फाइंड होते हैं भैया, मतलब कम पाए जाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सिल्वर है ये कंपेरेटिवली इन दोनों के कंपेयर में, जो सिल्वर है ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, अगर उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक वायर्स है वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं और एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। अब ये जो वायर है, वायर किससे जनरली किससे बना होता है, कॉपर से, कॉपर से बने होते हैं या एल्यूमिनियम से बने होते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स को लस्टरस क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटल्स शाइनी होते हैं, चमकते हैं मेटल्स, ठीक है, जो क्योंकि जो मेटल्स का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। तो लेकिन बट ये है कि अगर इन्हें लॉन्ग टाइम तक जो है रख दिया जाए, लॉन्ग टाइम तक इनको रख दिया जाए बाहर एयर में, तो क्या होगा कि इनका जो अपीयरेंस है वो डल हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों डल हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर एक थिन लेयर फॉर्म हो जाता है, कैसा लेयर, ऑक्साइड का लेयर या कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये बैंगल्स है, बैंगल्स को जो है, ये किसका बैंगल्स है, गोल्ड, गोल्ड का बैंगल्स है। गोल्ड क्या है हमारा, गोल्ड है मेटल है, ठीक है। तो अब इस ये जो मेटल होता है कैसा होता है, लस्ट्रस, मतलब कि इसका जो सरफेस है ये शाइन करता है, ठीक है। चलो, अब आगे देखो छठवां, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है भाई कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट क्या भैया, उन्हीं मेटल्स में से, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं मेटल्स में से, ये जो ऐसे मेटल्स हैं, ये जो दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, जो कि होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ध्यान रखना। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, बट यहाँ जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन दोनों मेटल्स को छोड़कर, किसको किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो बस ये समझो कि मेटल्स होते हैं हार्ड, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, आर दी सॉफ्ट मेटल्स हैं विच कैन बी इजिली कट, सोडियम और पोटेशियम को इजिली, विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, हम नाइफ से इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे आई थिंक सोडियम को कट किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं,
ठीक है। बट यहाँ पे अब इसीलिए यहाँ मेटल्स की एक और प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स स्ट्रांग भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग होते हैं, बट वही भाई सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अब जब ये स्ट्रांग होते हैं, जब ये हार्ड होते हैं, तो क्या होता है कि ठीक है, दे कैन होल्ड लार्ज वेट, वो एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वेट को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए उनको यूज किया जाता है ये ब्रिज वगैरह बनाने में, ठीक है। चलो, अब आओ देखो, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी एंड लिक्विड, ठीक है। मरकरी और लिक्विड को छोड़कर, सॉरी मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो है भाई, मरकरी जो है ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है भैया, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ध्यान रखना, सारे के सारे मेटल्स कैसे कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, बट मरकरी को छोड़कर जो कि लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल्स स्ट्रांग होते हैं। अब जाहिर सी बात है, उनको जो है, उनको पिघलाने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बट यही एक्सेप्शन, अभी जो सोडियम और पोटेशियम जो चलता हुआ है भाई, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम की हम बात करें, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 15350 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का इतना होता है, ठीक है। और सोडियम का देखो, सोडियम का 94 डिग्री सेल्सियस होता है, और पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो इसका कितना ज्यादा हाई है, ठीक है, सारे मेटल्स का देखो कितना ज्यादा हाई है। बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए, तो सोडियम और पोटेशियम का लो है, ठीक है। अब चौथी लास्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है भैया, नेक्स्ट पॉइंट में देखो भाई कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है, इनका जो घनत्व होता है, ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेटल्स आर नो सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स क्या, कि वो मेटल्स कैन मेक साउंड, अगर उनको हिट किया जाए, ठीक है। मेटल्स को अगर हम हिट करें, मेटल्स को अगर तुम हिट करोगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेटल्स को हिट करोगे तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखो, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर। अब कलर की बात की जाए तो मेटल्स जनरली सिल्वर सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, ग्रे कलर के होते हैं। बट एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, इनका कलर ग्रे नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन मेटल्स देखो भैया, नॉन मेटल जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मेटल्स हीट को कंडक्ट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट याद रखना भैया, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट, नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है, ना ही वो मेलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, ठीक है। मतलब वो जो है फैलाया नहीं जा सकता है, ना ही उसे स्ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। दे आर ब्रिटल। अब ये ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल ये होता है एक ऐसा सबस्टेंस जो इजीली ब्रेक किया जा सके, इजीली तोड़ दिया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे भाई कार्बन हो गया, सल्फर है, फास्फोरस है, और ये इजिली ब्रेक, ये ब्रिटल किसके लिए यूज किया गया है, कि जो सॉलिड नॉन मेटल है वो हमारा इजिली ब्रेक हो जाएगा भैया। जो सॉलिड नॉन मेटल है वो क्या होगा, वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे भैया, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन की अगर देखो, ये आसानी से यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है, ठीक है, देखो बिखरा हुआ है। अब देखो ये सल्फर है, ठीक है, सल्फर ऐसा होता है, अगर इसे हिट किया जाए तो ये तुरंत जो है टूट जाएगा, ये इजिली जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो सॉलिड फॉर्म में है, इसकी बात कर रहे हैं। बाकी देखो बाकी अब देखो, ये ऑलरेडी गैस में है भाई, ठीक है, ये ऑलरेडी गैस में है। जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मेटल्स भाई, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। जनरली अब मेटल्स लस्चर्स होता है, ठीक है। मेटल्स जो है, मेटल्स हीट कंडक्ट कर सकता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स गैस के फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान रखना, नॉन मेटल्स गैस के फॉर्म में। देखो
मेटल्स हार्ड है, मेटल्स को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, मेटल्स का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे गैस है, ये ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है भाई, ठीक है, इसे ना ही पिघलाया जाएगा ना इसे वेपोराइजेशन के फॉर्म में किया जाएगा, ये ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो इससे समझ ही सकते हो, इससे तुम ये समझ सकते हो भाई कि नॉन मेटल्स जो है जस्ट अपोजिट होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, जो नॉन नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसके, बाद जस्ट अपोजिट होता है किसके, मेटल्स के, ठीक है। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स के, ठीक है। बस कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो, टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का टू एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई, जब सेम एलिमेंट से, जब सेम, जैसे कि कार्बन से क्या मिलके बनता है, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है, और कार्बन से डायमंड बनता है, ठीक है। तो देखो भाई, जब यहाँ पे दो यहाँ पे एक ही एलिमेंट से दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के, ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे जनरली क्या होता है, जनरली क्या, कार्बन्स के देयर आर टू एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन्स होते हैं, डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी नॉन मेटल्स होते हैं। बट देखो इसमें एक्सेप्शन है, अच्छा एक्सेप्शन अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। देखो अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा था, देखो भैया मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले, सॉरी, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इसलिए मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। अब ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये निगेटिव निगेटिव आयंस बनाते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बट यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नाइदर मेलिएबल हैं ना ही डक्टाइल हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स नाइदर मेलिएबल हैं ना ही डक्टाइल हैं, वो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, जो कि आसानी से जो है इनको तोड़ा जा सके, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे कि अभी हमने उसमें पढ़ा था मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन क्या है कि देखो, अब इसमें से भी एक तुर्रम खान पैदा हो गया, देखो कह रहा है नहीं भाई हम तुमसे अलग हैं। तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन ब्रिटल होता है, ठीक है। बट क्या है कि देखो भैया, यहाँ पे कार्बन से जो कंपाउंड बनता है ग्रेफाइट, कार्बन से जो ग्रेफाइट कंपाउंड बनता है, ग्रेफाइट कहता है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहीं पे तुमको ये याद करना है, ये याद करना है भाई कि देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भाई नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें एक और पैदा हो गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कह रहा है कि नहीं, हम तो नॉन मेटल भी रहेंगे लेकिन हम हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं। लस्ट्रस मतलब वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर डल होते हैं। अब जैसे मेटल शाइन करते थे, ये शाइन नहीं होते हैं। चौथा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब बट ये है कि एक्सेप्ट यहाँ पे, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा था, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, बट यहाँ पे डायमंड आ जाता है। डायमंड भी किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है डायमंड, जो कि एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स होता है, ठीक है। अब आगे देखो, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, अभी जस्ट हम पढ़ ही रहे हैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सारी प्रॉपर्टी। तो एक और प्रॉपर्टी है जस्ट उसी से मिलता जुलता है कि नॉन मेटल्स क्या हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आसानी से टूटे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज मत रहना, स्टार्ट कर लेना यहाँ से भाई, मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, उसका अपोजिट लिख लेना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लस्चरस नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो भाई, मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, और ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लस्ट्रस नहीं होते हैं मतलब शाइनी नहीं होते हैं, और जनरली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं मीन्स वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स में भी, अब नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जनरली वो तीनों होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, ब्रोमाइन एक लिक्विड होता है नॉन मेटल, ठीक है, ब्रोमाइन लिक्विड नॉन मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे।
चलो अब आगे देखते हैं। नॉन मेटल्स हैविंग कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी हमने पढ़ा था मेटल्स मेटल्स हार्ड होता है, मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। बट यहाँ पे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है भाई, लो, बहुत ही जल्दी ये जो है पिघल जाते हैं और बॉयल हो जाते हैं। बट यही है कि एक्सेप्शन, क्योंकि डायमंड, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि डायमंड क्या होते हैं, डायमंड जो है, डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड सबस्टेंस होता है, इसलिए जो भैया इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डायमंड बहुत हाई होता है। और डायमंड किससे बना होता है, डायमंड बना होता है कार्बन से। कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब आगे देखो, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, नॉन 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 मेटल्स के बाद क्या होता है, डेंसिटी लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल हैव डेंसिटी लो होता है। नॉन मेटल्स आर लाइट, नॉन मेटल्स लाइट सबस्टेंस होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। आगे, नॉन मेटल्स आर नॉट नॉन सोनोरस होते हैं भैया, उनको पीटने पे, ठीक है, जब तुम उनको हिट करोगे, ठीक है, व्हेन हिट बाय सम ऑब्जेक्ट इट विल नॉट प्रोड्यूस द साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स मैनी डिफरेंट कलर, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत मैनी डिफरेंट कलर्स, इनका जो कलर्स होता है बहुत सारे होते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस, पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। एक्सेप्शंस क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो भैया, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट कौन करता था, मेटल्स, मेटल्स इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते थे, बट नॉन मेटल में भी एक कार्बन पैदा हो गया। कार्बन क्या है, कार्बन है नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन है नॉन मेटल। जनरली क्या होता था, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट यहाँ पे नॉन मेटल कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब दूसरा, अगर वो भी कार्बन में कौन सा, कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप, कार्बन का ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। दूसरा, लस्टर। देखो भाई, लस्टर जनरली सारे मेटल्स लस्टर होते हैं, बट आयोडीन एक नॉन मेटल्स है जो कि लस्टर्स है, को की देखो भैया, जनरली मेटल्स में सारे लस्टर होते थे, बट नॉन मेटल्स में कोई लस्टर्स नहीं होता था, कोई शाइनी सबस्टेंस नहीं होता था। बट एक आयोडीन क्या है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है, ठीक है। आगे देखो, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। जनरली क्या होता था भैया, हार्ड मेटल हार्ड होता था, नॉन मेटल सॉफ्ट होता था। बट नॉन मेटल में वही डायमंड, जो कार्बन का जो अगला एलोट्रॉप है भैया, डायमंड, डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं अल्कली मेटल्स में। अल्कली, वही अल्कली, अल्कली जनरली क्या होता था, जनरली क्या होता था, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होता था, मेटल्स क्या होते थे, मेटल्स हार्ड होते थे। बट यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे मेटल्स में ही पैदा हुए हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो ही क्या है, जो कि है सॉफ्ट, ये एक्सेप्शंस हैं सारे, ठीक है। अगला देखो, फिजिकल स्टेट क्या, मरकरी जो होता है, जनरली क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते थे, देखो भैया, मेटल्स क्या होते थे, मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते थे, मेटल्स हमारे सॉलिड फॉर्म में होते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मरकरी है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, आयोडीन के बारे में ध्यान रखना, मरकरी के बारे में ध्यान रखना, और वहां पे ब्रोमाइन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शन है, ठीक है, कई सारे एक्सेप्शन है, इसलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, क्लासिफाई तो कर सकते हैं बट क्लियरली नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेटल नॉन मेटल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला यहाँ पे देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। देखो मेटल्स, जब ऑक्सीजन MO, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट रिएक्ट करे, क्या बनेगा, ऑक्साइड, O है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है भैया, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखो, पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, पोटेशियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखना, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम भी, सोडियम भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। देखो भैया, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, वही कुछ मतलब वही जो बेसिक होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना भाई यहाँ पे। अब जैसे कि ये मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, ये है मेटल ऑक्साइड, जो कि जब इसको पानी में, देखो भैया, पानी में डिजोल्व हुआ है ना मेटल ऑक्साइड, यहाँ OH है, तब क्या करेगा, ये H इसके साथ लेके O से मिला देगा, तो ये बन गया 2NaOH, ध्यान रखना भैया। यहाँ से H निकाला, इसके साथ मिला गया, ये बन गया मेटल 2Na, ये बन गया मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है।
हाइड्रो ऑक्साइड ध्यान रखना। चलो अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम जो एक ऐसा मेटल, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, बट जब उसे हम हीट करते हैं तब वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, ध्यान रखना। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जब ये एसिड से भी, देखो ध्यान रखो ध्यान रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ध्यान रखो, मेटल ऑक्साइड में बोल रहा हूँ, मेटल नहीं बोल रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड बोल रहा हूँ। जब मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक है मतलब कि मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे Al2O3, देखो Al2O3 है, ये है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये है मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किया, देखो ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है। अब फिर अगेन ये जो मेटल ऑक्साइड है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है बेस से रिएक्ट कर रहा है। जब ये यही देखो, जब ये दोनों दोनों सेम है, दोनों एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों कैसे हैं, ये हैं एम्फोटेरिक नेचर हैं। ये कैसे हैं, ये हैं एम्फोटेरिक नेचर हैं। ठीक है, ये एम्फोटेरिक नेचर हैं। अब देखो मेटल ऑक्साइड सो बेसिक, जो जो मेटल ऑक्साइड बेसिक एज वेल एज एसिटिक बिहेवियर शो करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, देखो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज समझते हैं। मतलब मेटल जो है रिएक्ट, कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जनरली देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, SnPb। ठीक है, Cu, कॉपर, Hg, Ag, अगर तुमको याद करना हो तो याद कर लेना। ठीक है, KNaCamgAl FeSnPbHCuHgAg और Au। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, वरना याद करना हो तो उसके नेम से याद करना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हारी याद करने की कैपेसिटी बढ़िया है, जैसे तुमको समझ में आए वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो है ये है रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जो ऊपर वाले, अब देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आगे चल के और तुम लोग को कुछ समझाना और समझ में आएगा कि ऊपर वाले क्या होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले बहुत तेजी से रिएक्टिव करते हैं। अब ये जो नीचे वाले होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, ये जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये जनरली हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते मेटल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रिएक्शन ऑफ मेटल वाटर से, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि भैया जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। बस इसमें दो केस समझना भैया, वाटर वाटर में, एक वाटर हो गया, एक स्टीम हो गया। ठीक है, तो अब जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और जब स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम से, वेपर से, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वाटर में H होता है, ध्यान रखना, OH। ठीक है, मिला के OH बना देगा भैया, हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब जो कि ध्यान रखना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम होते हैं, वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर से। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेशियम जो है बहुत ही तेजी से पानी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, KOH बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ध्यान रखना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करता है। देखो कैल्शियम जब H2O से रिएक्ट किया क्या बना है, CaOH का होल ट्वाइस, अब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये समझना भैया कि ओनली दोज मेटल, अब देखो यहाँ, जबकि यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, हाइड्रोजन होता है वाटर में H, तो भाई भाई वही इस यहाँ से H2O, वही यहाँ से हाइड्रोजन को वही हटाएगा जो हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, इस हाइड्रोजन को किसी भी कंपाउंड से हटा देंगे यहाँ से। अब H2O से कौन हटाएगा, अगर यहाँ पे पोटेशियम है, देखो पोटेशियम यहाँ से H को हटा दिया और अपनी जगह यहाँ पे ले लिया। कैल्शियम भी क्या किया, यहाँ से H को हटा के यहाँ पे अपनी जगह ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस, KOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में दोज, देखो those elements are above in the reactivity series, those atoms are above hydrogen in the reactivity series are displace the hydrogen, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो अभी यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में देखना, मैग्नीशियम डायरेक्टली हीट नहीं करता है कोल्ड वाटर से, बट मैग्नीशियम हॉट वाटर से हीट करता है। देखो ध्यान देना, कोल्ड और हॉट है, स्टेम नहीं बोल रहा हूँ, स्टीम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कोल्ड और हॉट वाटर है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम जब इससे रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा। अब मैग्नीशियम स्टीम से, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब मेटल स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम जब स्टीम से, देखो यहाँ पे गैस लिख रखा है, जब स्टीम से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब देखो मेटल्स लाइक अल्मीनियम, अब ध्यान देना, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और ये जो आयरन है, ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ना ही हॉट वाटर से, हॉट में बोल रहा हूँ, हॉट और कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करते, ये सिर्फ स्टेम, ठीक है, ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब देखो एल्युमिनियम और जिंक और आयरन, आयरन किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है। जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब भी मेटल जो है, जब भी मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब भी मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है, जब भी मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं। वी कैन स्टडी अबाउट लाइक मैग्नीशियम, अल्मोनिया। अब देखो मैग्नीशियम भी हॉट वाटर से नहीं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता था, अब मैग्नीशियम स्टीम से भी रिएक्ट करता था। तो इसलिए यहाँ पे देखो भैया, जब मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक और आयरन को स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकलता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम को, अल्मोनियम को, जिंक को और आयरन को जब यहाँ पे रखा गया, और यहाँ पे देखो वाटर में जो है कॉटन, यहाँ पे कॉटन भीगा हुआ है, जब यहाँ पे हीट दे रहे हैं, जब यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो क्या यहाँ पे गैस निकल रहा है, किसका, वेपर निकल रहा है, मतलब वेपर निकल रहा है, मतलब कि वाटर का स्टीम निकल रहा है यहाँ पे। जब स्टीम रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से गैस गया और ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो अब ध्यान दो भैया, अभी तक हमने ये समझ लिया था कि अल्मीनियम, जिंक और आयरन, ये जो होते हैं, ये किससे रिएक्ट करते हैं, तीनों स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना भैया, कौन स्टीम से भी नहीं रिएक्ट करता है, देखो भैया कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड होता है, इसलिए इनको जो है ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर से। देखो भैया कॉपर, सिल्वर, ठीक है, और एयू, ये जो होते हैं ये ही ना, ये वाटर से भी नहीं रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर से भी नहीं रिएक्ट करते हैं और ना ही स्टीम से भी नहीं रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये ऑक्साइड बनाते ही नहीं है। इसलिए तुमने आयरन मैन में देखा होगा, आयरन का जो लास्ट सूट बनता है वो गोल्ड गोल्ड से बनता है, ताकि जब वो ऊपर जाता है ना तो वो मेटल ऑक्साइड नहीं बना पाता है, तो उसमें मेटल ऑक्साइड उसके शूट में नहीं फॉर्म होता है, जो आयरन मैन होता है, ठीक है, आयरन मैन अगर तुमने देखा होगा तो, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में गोल्ड का यूज करके अपना सूट बनाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो अब जो होता है रिएक्शन ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो डाइल्यूट, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मेटल्स क्या हो गए, मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, सिंपल सीधी बात है। अगर अगर हाइड्रोजन से एबव वाले जितने भी एलिमेंट आ गए उसके पास, तो क्या होगा, वो जो है ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे मेटल अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम HCl से रिएक्ट कराया, तब ये सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये NaCl अपनी जगह ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम भी क्वाइट रिएक्टिव होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, तो ये भी मैग्नीशियम भी क्या किया, यहाँ से जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपनी जगह ले लिया। बस इतना ध्यान रखना भैया, मैग्नीशियम भी ऊपर है, जो जो इस हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा जब हाइड्रोजन की बात की जाएगी। तो अल्मीनियम भी देखो, अल्मीनियम भी क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को HCl को डिस्प्लेस करके बना दे रहा है, ठीक है, मेटल साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑल मेटल्स विच आर एबव द हाइड्रोजन, देखो अभी जस्ट मैंने वही बताया, ठीक है। द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, देखो भाई हाइड्रोजन से ज्यादा मोर रिएक्टिव, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कौन कौन से हैं, यही जो सारे ऊपर वाले हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक, आयरन, टीन और लीड, ठीक है। अब जो सिल्वर एंड गोल्ड क्या होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे ध्यान रखना भैया, सिल्वर और गोल्ड ये कहाँ पे है, देखो ये देखो हाइड्रोजन से ना, हाइड्रोजन से नीचे हैं सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होते हैं,
ये जो हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट, ये नहीं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इन। अब ध्यान देखो भैया, डाइल्यूट ये क्या था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, ये डाइल्यूट एसिड की बात किया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो डाइल्यूट एसिड से तो ये रिएक्ट करते हैं, जो जो नहीं रिएक्ट करते हैं वो सब चीज यहाँ पे अभी जस्ट हमने देख लिया, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, साल्ट बनाते हैं। बट यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड से मेटल जो है वो नहीं, वो जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भैया कि जब HNO3 से जब कोई मेटल जो है रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है। अब आगे देखो, जब लेकिन जब इस नाइट्रिक एसिड को बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, वेरी डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत पानी मिला देते हैं, तब ये सिर्फ मैग्नीशियम और ये मैंगनीज मेटल ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। देखो भाई ये ध्यान रखना, ये पॉइंट हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से या मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, क्या तो भैया नहीं। लेकिन जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो जाएगा तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीज रिएक्ट करेगा, और ये जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखो एक्वा रिजिया के बारे में, ठीक है। तो एक्वा रिजिया क्या होता है, तो एक्वा रिजिया मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, एक पार्ट नाइट्रिक, देखो भैया 1 पार्ट जो है HNO3 का होता है, नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट होता है तुम्हारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मतलब 1:3 में होते हैं। तो देखो ये मिक्सचर बहुत ही डेंजरस होता है, ये ही बहुत हाईली कोरोजिव होता है। तो इसलिए जो बहुत ही, जब आई थिंक कि पिछले कुछ दिनों पहले या बहुत या 2-3 साल पहले जो है, इसका जो थीप, जो गोल्ड का जो चोरी बहुत होता था, क्यों, क्योंकि ये जो एक्वा रिजिया लेकर जाते थे और जो है उनका घर में से किसी का भी गोल्ड लेकर और इस एक्वा रिजिया में डाल देते थे, ये जो सारा का सारा जो है डिजोल्व हो जाता था एक्वा रिजिया में, ठीक है। तो तो ऐसे करके चोरी कर लेते थे लोग। तो अब यहाँ पे देखो भैया एक बात ध्यान रखना कि एक्वा रिजिया जो होता है वो क्या करता है, गोल्ड को भी प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर लेता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखो मेटल का जब साल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सिंपल सी सी बात है, कुछ नहीं, मेटल क्या करेगा, जो हाईली रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा भाई, सिंपल सीधी बात है। देखो भैया अब यहाँ पे ZnCuSO4 है। अब देखो Zn कहाँ पे है, जिंक है यहाँ पे, और Cu कहाँ पे, Cu है नीचे, Cu है नीचे, इसका मतलब Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव, Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। बस ये बात ध्यान रखना भैया, जो जो हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव होंगे तो भाई वो क्या करेगा, वो जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा भाई, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये बात अच्छे, ये अगर समझ गए हैं तो आई थिंक कई सारा क्वेश्चन तुम आराम से सही करके आ जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरीके से जब CuSO4 को जब आयरन नेल को जो है, जब आयरन नेल को जो CuSO4 सोल्यूशन में प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये जो आयरन है ऊपर है ये क्या करेगा, इस Cu की जगह ले लेगा, FeSO4 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इस नेल को इसमें डाला गया तो ये जो है इस कलर का हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब मेटल को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, आयोनिक क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, आयोनिक क्लोराइड बन जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ क्या बनेगा, NaCl। आयोनिक इसलिए बनता है कि देखो सोडियम की प्रॉपर्टीज होती है, अभी हमने पढ़ा है कि मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और नॉन मेटल, नॉन, यहाँ पे Cl नॉन मेटल है, सोन Cl नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो इस पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, इस पे माइनस चार्ज, आगे चल के और समझ में आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये आयोनिक क्लोराइड, ये आयोनिक क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब देखो ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं भैया वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे ऑल मेटल जो क्लोराइड होते हैं, ऑल मेटल क्लोराइड कैसे होते हैं, सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। चलो रिएक्शन में, अब देखो मेटल्स का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन नहीं, H+ आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो देखो जो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही मेटल्स होते हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल, अब जैसे ये जो कॉपर सिल्वर, कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड, ये जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
अब देखो क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी लगता है, और मेटल आल्सो भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, मेटल भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो भाई दोनों में क्या हो जाता है, इसीलिए दोनों में, दोनों का रिएक्शन जो है, दोनों का रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये जबरदस्ती क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लो भैया, अब उसके मिल के जो है हाइड्रोजन बन जाता है, इसीलिए मेटल हाइड्राइड बनता है। उनका मेटल हाइड्राइड हाइड्राइड बनता है, ध्यान रखना, उनका बनेगा जो जो क्या हो, जो मोस्ट रिएक्टिव हो, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका ही हाइड्राइड बनेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सोडियम का बनेगा सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि उसका ऑक्साइड क्या बनना था, बेसिक बनता है, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, इसका ऑक्साइड या तो एसिडिक बनता है या तो न्यूट्रल बनता है। अब देखो एसिडिक कौन कौन से, जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एसिटिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब सल्फर सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो भी एसिडिक ऑक्साइड बनता है। अब एसिडिक ऑक्साइड कैसे पता करें, हम क्या करें, टेस्ट करने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करें, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस लिटमस पेपर। आप ध्यान रखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब हमको ये पता है भैया कि ड्राई के केस में लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगा, इसलिए इस लिटमस पेपर को हम क्या कर लेते हैं, मॉइस्ट कर देते हैं भैया, मॉइस्ट। ठीक है, हल्का गीला कर लेते हैं। जब गीला करके फिर यहाँ पे टेस्ट करोगे तो क्या करेगा, क्योंकि ये एसिडिक है इसलिए ये क्या करेगा, क्योंकि ये इसलिए ये क्या करेगा, ये जो है ब्लू को जो है रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको ये समझ में आ गया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है और ये भी सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है। ठीक है, चलो, अब जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है भाई, एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, H2SO3 बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल जो जो न्यूट्रल होते हैं भाई, ये भी देख लो, जैसे कि कार्बन का जब अब ध्यान दो, अभी हमने कार्बन का हमने रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, तो क्या हुआ था, CO2 बन गया था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इनसफिशियंट सप्लाई या फिर मतलब एयर का सप्लाई ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तब क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कि होता है भैया, ये होता है न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना, ये न्यूट्रल होता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तब भी ये जो वाटर बनता है ये भी न्यूट्रल बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला केस देखो भैया, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रिएक्ट मतलब रिएक्ट करते हैं, बट सॉरी, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन, मतलब जो नॉन मेटल जो है जब पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि देखो पानी में क्या होता है, पानी में जो है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहता है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन, जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन बनता है, अब भैया उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी है लेने की, इसलिए दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन यहाँ से नहीं हो पाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसी तरीके से भी नॉन मेटल से डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से नहीं रिएक्ट करते, क्यों, यही कारण है, क्योंकि इट सेल्फ जो नॉन मेटल होता है भैया, नॉन मेटल ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू दी हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन को, या मैं कहूँ H+ आयन को, या तुम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े होगे कि H3O+ आयन को ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जब इसको दोगे तभी तो ये H2 गैस निकलेगा इनका। अ, आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी वगैरह होगा। ठीक है, चलो, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ साल्ट देखो भैया, साल्ट से भी, तो देखो रिएक्शन नॉन मेटल विथ साल्ट, नॉन मेटल का जब साल्ट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, ध्यान रखना, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करिए, मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मेटल, मेटल नहीं, नॉन मेटल जब जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, देखो मैं यहाँ भी नॉन मेटल बोल रहा हूँ, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब जैसे यहाँ पे 2Na Br है, यहाँ पे Cl2 है, तो ये भी नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव है Br से, तो ये Br को डिस्प्लेस कर देगा। देखो भैया, Br को हटा के Cl क्लोरीन खुद अपनी जगह ले लिया, तो ये भैया
ऐसे ही करता है, जब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का, तो क्या बनाएगा भैया, नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ नॉन मेटल क्लोराइड, सल्फर का क्लोरीन के साथ सल्फर 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 क्लोराइड, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे जो नॉन मेटल्स का देखो भैया, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है कि ये फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा, क्लोरीन उससे भी ज्यादा। अब जैसे यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन था, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन कौन रिएक्टिव, ये जो है ज्यादा रिएक्टिव था कंपेरेटिवली इसके, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव था भैया, ये मोर रिएक्टिव था, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव था, और ये है हमारा लेस रिएक्टिव था, इसलिए ये क्या किया, क्लोरीन ने ब्रोमीन की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लिया। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है, कार्बन लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो जब नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ, देखो हाइड्रोजन की बात की जा रही है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन नहीं, आयन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। अब देखो भैया, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है, ध्यान रखना, कोवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है। अब वो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता, ना ही दे सकता है, ठीक है, इसलिए इसलिए यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे ये बनाता है, क्लोरीन है, अब ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया का भी फॉर्मेशन, नाइट्रोजन ये नॉन मेटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयर करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अब आते हैं, देखो भाई, अब आते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहा है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। देखो भाई, तो ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, कि मेटल क्या करता है, ठीक है, मेटल क्या करता है, मेटल अपने पास से इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल क्या करता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास लेता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये गिव करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं केटायन और इसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। अब आगे देखो, अब इन दोनों के बीच में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है, तो जब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो उसके बीच में फोर्स लगता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब मेटल, देखो अब जब मेटल, क्योंकि ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि भैया मेटल पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, नॉन मेटल पे भैया निगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, इसलिए दोनों का साइन अलग 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 है, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना, दोनों पे अलग, इस पे अलग चार्ज है, इस पे अलग चार्ज है, मतलब यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, अपोजिट अपोजिट चार्ज है, इसलिए ये दोनों क्या बनाते हैं, इसलिए ये दोनों जो है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझ गए ना कि यार जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है एटम्स में या मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए या केमिकल बॉन्डिंग, उसको सॉरी जो मॉलिक्यूल बनाने उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, नोबल गैस क्या होता है भाई, नोबल गैस देखो इंपॉर्टेंट है आगे और समझने के लिए, नोबल गैस या इनर्ट गैस किसको बोलते हैं समझना भाई, ठीक है। तो नोबल गैस क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इसलिए वो अनरिएक्टिव होते हैं, ध्यान रखना भैया, कि जो नोबल गैस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इसलिए क्या है, अनरिएक्टिव है, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। अब नोबल गैस इसीलिए उनको बोलते हैं इनर्ट गैस, ध्यान रखना, किस लिए बोलते हैं भैया, कि वो अनरिएक्टिव हैं, डेट्स वाई दे कॉल्ड, ठीक है, दे कॉल्ड इनर्ट गैस, ठीक है। अब चलो, अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना भाई, क्योंकि अब जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, अभी आगे हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, बस यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है नोबल गैस का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है नोबल गैस का, तो क्या हो रहा है कि देखो इनका जो इनके इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये है हमारा एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें पहला सेल में इसमें क्या करते हैं कि सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारे क्या है, सेल हैं,
ये जो KLMN है ये सेल है, तो सेल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे के सेल में 12, अब जैसे हाइड्रोजन में देखो, अब ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं भैया नोबल। नोबल किस लिए कि देखो इनके जो लास्ट सेल में, अब देखो जैसे रेडॉन का लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब देखो जेनॉन के में भी 8, इसमें भी लास्ट सेल में 8, लास्ट सेल में 8। अब देखो इनका जो लास्ट सेल देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो लास्ट सेल देखो, इनके जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 है, तो 2 सिर्फ किस में है, हीलियम में है, बस 2। बाकी सारे में कितने हैं, 8 हैं। तो इसलिए इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेबल, अभी हमने क्या पढ़ा, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है मतलब कि ये क्या है, स्टेबल है, ये है स्टेबल है। तो क्योंकि ये स्टेबल है, जब स्टेबल, स्टेबल क्यों है, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसको बोलते हैं डपलेट और इसको बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। तो देखो भाई, जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट में, तभी तभी ये क्या है, तभी ये स्टेबल हैं, ठीक है। तो आगे समझना, आगे इस स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मतलब क्या है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो इसका डिफरेंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंस एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब देखो जैसे बोर्स मॉडल ने क्या क्या कहा था भैया कि एन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। जनरली 2 × n² होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक सेल में कितने, अब ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर, ठीक है, सेल का नंबर। तो अब क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो पहले सेल में 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का 2 है, देखो भैया। और कार्बन में देखो, इसमें 2 है, इसमें 4 है, अब इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का इसमें 2 है, इसमें 8, इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसके पास कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, और इसके पास कितने हैं, 8 2 10, 10 10 20 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम सेल में इसका 8 है, जबकि एम सेल में 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जी का कुछ कंसिडरेशन किया जा रहा है, जो कि तुम हायर स्टडी में पढ़ोगे, आई थिंक क्लास जो है 11th में और डीप में पढ़ोगे। बस इतना समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो भैया इनका क्या डपलेट कंप्लीट है, डपलेट, क्या लास्ट सेल में, क्या जो लास्ट सेल है, क्या लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। जब 2 और 8 नहीं है, जब 2 और 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, ये स्टेबल हैं, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इनको स्टेबल होने में क्या करना पड़ेगा, या तो ये अपने से एक निकाल दे, या तो एक ले ले। इसी तरीके से हीलियम का, तो हीलियम तो है क्योंकि इसके लास्ट सेल में 2 है। कार्बन, कार्बन के पास 4 है, क्या इस या तो ये 4 ले ले, या तो ये 4 दे दे, तो इसका लास्ट में कितना बचेगा, 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास कितना है, 6, तो या तो ये 2 ले ले, जब 2 लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा, या तो ये एक निकाल दे, या तो ये 2 निकाल दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से स्टेबिलिटी बनेगा। तो यही कारण है कि आगे चल के क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, आगे चल के कॉम्बिनेशन होता है। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो यही कॉज है भैया, कॉज है, किसका कॉज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल हैं, सॉरी, क्योंकि जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, इसलिए दे वांट टू बिकम मोर स्टेबल। इसलिए वो क्या होता है, वो जो है केमिकल कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल होने के लिए, स्टेबल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। किस तरीके से भैया, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा भैया, कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर ये कर लेते हैं जनरली। जैसे क्या है, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, देखो भैया इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, कहेगा एक काम करो तुम आ जा मेरे पास, तो ये दोनों जो है, ये दोनों शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या करने के लिए भाई, सिंपल सीधी बात है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। चलो, तो देखो 3 है, या तो गेन, या तो लूज करो, या तो गेन करो, या तो शेयर करो। अब देखो, तो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं,
तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, जिसको बोलते हैं केटायन। अब जब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे एनायन जो कि निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो। अब यही है फॉर्मेशन। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने हैं, 1 है, जबकि लास्ट में या तो 2 हो या तो 8 होने चाहिए। क्या होने के लिए भाई, देखो क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये तो जो है एक को निकाल देगा भैया, निकल जाए, जब निकल जाएगा तो प्लस हो गया, ये भी 2 को निकाल देगा तो ये 2 प्लस हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उतना ज्यादा नंबर ऑफ जो चार्ज होगा इनके ऊपर होगा। ध्यान रखना, जो चार्ज होगा वो इनके ऊपर होगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कितने चार्ज होगा, 2+, ये भी 2 निकाल रहा है तो ये भी 2+, ये 3 निकाल रहा है तो ये 3+ हो गया। ठीक है, चलो। अब ये चीज समझ गए होगे, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर दिया, निकाल दिया भैया। चलो, अब डॉट रिप्रेजेंटेशन भैया, डॉट देखो यहाँ से डॉट कैसे, मतलब डॉट से कैसे दिखाते हैं, वही बस डॉट बना के दिखा दो। अब डॉट में क्या दिखाते हैं कि भैया, कि जो सिर्फ आउटर वाले जो सेल होते हैं ना, जो आउटर मोस्ट सेल में हो, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट में। ध्यान रखना, उसी इलेक्ट्रॉन को डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। आउटर में सोडियम में कितना था, एक था, तो एक को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आते हैं एनायन का। भैया एनायन का क्या होगा, एनायन में भी देखो 7 हैं, तो इसको एक चाहिए, इसलिए ये क्या किया, एक ले लिया, इसलिए यहाँ पे +1 चार्ज। इसको 2 चाहिए भैया, 6 है, तो -2 चार्ज, और यहाँ पे -1 था। इसको भी 2 चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, 2 माइनस हो गया। इसको एक चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एनायन बनता है भाई। ठीक है, अभी इसको एक चाहिए था, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें देखो ले लिया। चलो, अब इसमें भी डॉट रिप्रेजेंटेशन में वही कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो दिखा देते हैं। ठीक है, अब चलो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कौन होते हैं, जनरली आयनिक बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आयोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे सोडियम जो है क्लोराइड के क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, लो भैया तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड बना, ये बना आयोनिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो अब ये क्या हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 1 इसको दे दिया, इसका 8 हो गया। मतलब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो, तो दोनों मिल के क्या हो गए, दोनों मिल के ये स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलो, अब आते हैं मैग्नीशियम भी, जब क्लोरीन के साथ, भाई मैग्नीशियम के बाद +2 चार्ज होता है, मतलब दो, मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो +2 इसलिए क्योंकि ये दो है, 2 क्लोरीन को, एक इसको दे देगा, कहेगा एक और क्लोरीन को लाओ भाई, हम उसको भी देंगे, तो एक इसको दे दिया और एक दूसरे क्लोरीन को दे दिया। इसलिए देखो, मैं इसलिए मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन रहता है, देखो MgCl2, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं। अब क्लोरीन को एक चाहिए, तो ये एक क्लोरीन को दे देगा, एक और, मतलब एक Cl को एक देगा, एक Cl को ये देगा, तो मैग्नीशियम, देखो इसलिए मैग्नीशियम जो है 2 Cl के साथ रहता है भैया, MgCl2। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बनता है इसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड है, OMgO। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड और अल्मीनियम क्लोराइड। अब आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट किससे बनता है भैया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे कोवेलेंट में 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है भाई। यहाँ पे अब जैसे कि Cl2 था, तो 2 Cl2 मिलके एक दूसरे से, अब दोनों को भैया, एक Cl को एक चाहिए, एक Cl को एक चाहिए। ठीक है, ये क्या, लो भैया तुम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसलिए ये सिंगल बना, एक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो जा रहे हैं, 1 एक दूसरे से शेयर कर ले रहे हैं।
अब जैसे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इसको भी दो चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, दो एक हाइड्रोजन के भी पास एक है भैया, इसके भी हाइड्रोजन के पास एक, ये क्या करे, आओ तुम भी पास आओ हम भी पास, ये दोनों मिलके एक दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहे हैं, मतलब दोनों के पास, दोनों साथ में क्या हो गए, दोनों साथ में क्या हो गए, मिलके स्टेबल हो गए, ठीक है। चलो इसी तरीके से, इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड लगा है। इसी तरीके से डबल के लिए भाई, डबल के लिए इस चीज दो दो शेयर करते हैं तो इसलिए डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। ट्रिपल के लिए ये तीन तीन शेयर करते हैं, देखो भैया तीन शेयर करने, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि भैया आयनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टल होते हैं और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं, बट वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में, एसीटोन में, ईथर में, इसमें सॉल्युबल नहीं होते, कौन, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं कब, जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड भैया, कोवेलेंट क्या होते हैं, जनरली लिक्विड और गैसियस फेज में होते हैं, ठीक है। कुछ जो है कुछ सॉलिड में होते हैं, सम ऑफ देम। और इसमें इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है लो। यूजुअली क्या होते हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ध्यान रखना, ये आयनिक है, आयनिक है, इसके अंदर आयन है, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक जैसे पानी में डालेंगे, जैसे ही इसको जो है वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये आयन में ब्रेक डाउन होंगे, जब आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ये कंडक्ट करने लगते हैं, क्या कंडक्ट करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाटर में ये वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल। तो इसलिए ये नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब देखो मेटल्स का ऑकरेंस कैसे, कहाँ से पाया जाता है भैया मेटल्स का ऑकरेंस, तो जनरली अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स होता है, ठीक है। सी वाटर भी होता है भैया, सी वाटर जैसे सोडियम क्लोराइड वहां से निकलता है, ठीक है, सी वाटर भी होता है। और अर्थ क्रस्ट क्रस्ट भी मेजर सोर्स होता है, ठीक है। तो जनरली जो होते हैं मेटल्स की बात की जाए, देखो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसा जैसा कि अभी हमने देखा देखा ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो दोनों हैं फ्री एलिमेंट में नहीं पाते हैं, जब ये ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव हैं तो ये क्या होता होगा, ये दोनों रिएक्ट करके कहीं कहीं रहते होंगे किसी दूसरे के साथ। तो इसलिए कुछ जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो मिनरल्स एंड ओर्स क्या होता है, तो मिनरल्स वो जिसमें की मेटल्स कंपाउंड होते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। देखो मिनरल्स किसे बोलते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स उसे बोलते हैं जिसमें की मेटल्स हों, ध्यान रखना, जिसमें की मेटल्स हों, मेटल्स हैं इसमें, उसको बोलते हैं मिनरल्स। तो और किसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं जिसमें से मेटल्स ज्यादा हो, समझ जाओ, जिसमें से मेटल्स आसानी से कॉन्वेनेंटली निकाला जा सके या प्रॉफिटेबल हो, उसको बोलते हैं और, ध्यान रखना, और उस मिनरल्स को बोलते हैं जिसमें से मेटल्स को आसानी से निकाला जा सके। ओर्स, ओर्स में क्या है, ओर्स क्या है, वही मिनरल्स ही तो है, बट क्या रीजन क्या है कि जो जब उसमें से निकाल लो भैया, तुम इसमें से निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, क्या निकाल लो, मेटल को निकाल लो आसानी से, तो उसे बोलते हैं ओर, निकाल लो ओर को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर ओर्स मिनरल्स होता है, बट हर मिनरल ओर्स नहीं होता, अगर समझ पा रहे हो, ठीक है, ना कोई बात नहीं, बट ये समझ लेना ओर्स उसे बोलते हैं जिसमें मेटल्स को निकाला जा सके आसानी से। अब जैसे सोडियम मेटल्स को जो है रॉक साल्ट से निकालते हैं, इसीलिए ये और हो गया। अल्मुनियम को बॉक्साइट से निकालते हैं, ये और हो गया। मैग्नीशियम को पायरोलुसाइट से निकालते हैं, ये और हो गया। जिंक को कैलामाइन से निकालते हैं, जिंक ब्लेंड से निकालते हैं, ये क्या है, और जिसमें से ये निकालते हैं, ठीक है। चलो अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं भैया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, थ्री मेजर स्टेप्स होते हैं भैया एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। पहला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या तो इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब ओर के अंदर मेटल्स की जो है मात्रा वो बढ़ा दो। अब वो कैसे बढ़ाएंगे भैया, कैसे बढ़ाएंगे कि जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज है उसे निकाल देंगे भाई, किसे बढ़ाएंगे, जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज है, जो अनवांटेड इम्प्यूरिटी जैसे कि सैंड। अब सपोज करो एक मिनरल था, MiNeRAl, अब इस मिनरल्स में क्या है, सपोज करो ये मिनरल्स है, इसमें है मेटल्स,
अब इस मेटल से निकल रहे हैं, इसमें मतलब बहुत ज्यादा आसानी से निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, ये है ओर्स। अब इस ओर्स को पहला स्टेप करो, कंसंट्रेट करो, मतलब जो भी अनवांटेड सैंड हो गया, रॉकी हो गया, इस इम्प्योरिटी ये सबको निकाल दो। तो निकाल दो तो क्या होगा, मेटल ही मेटल बचेगा इसमें, सारे इम्प्योरिटीज को निकाल देंगे, तो इसको बोलते हैं इनरिचमेंट। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कैसे मेटल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें से निकालो। मेटल्स को जो है जनरली ग्रुप कर देते हैं। अब कैसे, कि हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज देखते हैं मेटल्स को निकालेंगे। जैसे कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो ऊपर वाले हैं, उसको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में ये जो है ना वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। मतलब पहले क्या करो, पहले इलेक्ट्रोलिसिस करो ताकि ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये निकल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, जो ये बीच वाले हैं उनका उनका रिडक्शन कर दो कार्बन के साथ। ठीक है, अब पहले वाले तो निकल गए, ये तो निकल गए, तो बीच वाले बचेंगे, जो रिडक्शन कराओगे तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचे हैं फिर उसका वो कर, अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, सोडियम अगर सपोज करो NaCl उसमें था, ठीक है, तो सोडियम आयन क्या होगा, निकल के चला जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और एनोड पे क्या चला जाएगा, क्लोरीन आयन चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया भैया, जो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जो मोस्ट रिएक्टिव हैं वो रिएक्ट होके वो कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अलग सेपरेट हो जाएंगे। फिर दूसरा आते हैं मिडिल वाले सीरीज को कैसे निकाला जाए भैया, तो मिडिल वाले सीरीज को निकालते हैं, पहले कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, अगर कार्बोनेट होगा उसमें तो, अगर कार्बोनेट होगा, अब देखो भैया मोस्ट रिएक्टिव निकल गए, ध्यान रखना कि जो मोस्ट रिएक्टिव हैं उनको हम क्या किए, इलेक्ट्रोलिसिस से निकाल दें। ठीक है, वो सारे मोशन, अब बचे नीचे वाले, जिंक से नीचे वाले, तो अब इनका क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है कि अपसेंस ऑफ द एयर में हीट करते हैं, किसके, किसमें, अपसेंस ऑफ द एयर में, अपसेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। असल अगर जल सल्फाइड होगा, इस टाइप का और होगा, सल्फाइड का और होगा, तो उसे रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में हीट करते हैं, अगर सल्फाइड और को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ द एयर में भैया, इसमें एयर का प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद जब हीट करें तो ये बन गया तुम्हारा जिंक ऑक्साइड, यहाँ से निकल गया, और यहाँ से भी जिंक ऑक्साइड निकल गया। जब ये ऑक्साइड निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हम रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं भैया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन होगा। अब सिंपल से हमको पता है कि जब ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन को निकालना है यहाँ से, कि जब ऑक्सीजन को हटाते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको यही तो बोलते हैं रिडक्शन। तो अब ये रिडक्शन करेगा कौन, तो कार्बन रिडक्शन करता है। कार्बन एक ऐसा एजेंट है, कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है अपने पास। जो ऑक्सीजन को लेता है, जो ऑक्सीजन को लेता है, मतलब ये ऑक्सीजन को ले लिया भैया तुम, तो ये जो है क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ से ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग ऑक्सीजन तुम एसिड बेस एंड साल्ट में हमने पढ़ाया था, वहां पे जाके थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ द एयर में हीट करते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द एयर में हीट करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, अब आते हैं अब आई थिंक लेस रिएक्टिव मेटल्स का कैसे एक्सट्रैक्ट करें भैया। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, उनको उनके ऑक्साइड को हीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मरकरी है, मरकरी को क्या करो, जैसे ये मरकरी था, मरकरी का सल्फाइड और था, तो इसको हीट कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ द एयर में, मतलब रोस्टिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, ये बन जाता है मरकरी ऑक्साइड। जब ऑक्साइड आ गया तो फिर यहाँ पे रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये और है इसका मरकरी का और। तो पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, सल्फाइड था तो सल्फाइड से हमने रोस्टिंग करा दिया, रोस्टिंग के बाद हमने जब ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्साइड से रिडक्शन करा दिया, तो जब रिडक्शन करा दी तो ये मिल गया भैया, रिडक्शन करा दिए तो ऑक्सीजन को निकाल दिए उससे, ऑक्साइड से। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग के लिए क्या करते हैं भैया, इम्प्योर मेटल्स को रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे, कि एक ब्लॉक बनाएंगे एनोड का जो कि होगा इम्प्योर मेटल का, और एक स्ट्रिप ब्लॉक बनाएंगे कैथोड का जो कि होगा पतला सा स्ट्रिप, और जो वाटर जो सॉल्युबल सॉल्ट होगा उस सॉल्ट को लेके उसको इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्योर कार्बन को एनोड बना दिया,
और प्योर कार्बन कैथोड को ये थिन, ये हमने कैथोड बना दिया। अब एनोड पे प्लस बैटरी के चार्ज को कनेक्ट किया, इसको माइनस। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, तो कॉपर के पास +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे जाके माइनस में चिपक जाएगा। अब यहाँ से इम्प्योर गिरेगा यहाँ पे Cu2+, और फिर ये जो यहाँ पे है इसके अंदर से Cu निकलेगा और ये प्योर चला जाएगा। तो ऐसे करते करते इस प्रोसेस से क्या निकलेगा, यहाँ से हमको प्योर जो है प्योर मेटल मिल जाएगा। किससे भैया, रिफाइनिंग प्रोसेस से। कौन से रिफाइनिंग प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से, ठीक है। कैथोड पे ये चला गया, और जो है एनोड से जो है क्या हुआ, एनोड पे क्या था, एनोड पे था कॉपर का ही इम्प्योर, इम्प्योर था। तो इम्प्योर से निकल निकल के ये गिर जाएगा, जब ये 2+ यहाँ पे चला जाएगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करके यहाँ से ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। और Cu2+ यहाँ पे लेके यहाँ चिपक जाएगा इस माइनस से। अब देखो भैया, ये लास्ट है और का कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, सिंपल सीधी बात है, नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ से देख लो भैया। अगर कंसंट्रेटेड हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जिससे प्योर मेटल निकल जाता है। अगर कंसर्न मॉडरेट वाले जो मेटल हैं, मॉडरेट वाले जो हाई रिएक्टिव हैं, और जो मॉडरेट वाले हैं भैया उनको करा देते हैं। अगर कार्बोनेट हुआ तो कैल्सिनेशन करा दो, सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग करा दो। रोस्टिंग के बाद मेटल ऑक्साइड मिलेगा, हमको पता है भैया मेटल ऑक्साइड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन चिपका है, जब ऑक्सीजन है तो रिडक्शन कराते हैं, इसको ऑक्सीजन को निकालो यहाँ से, तो रिडक्शन कराते हैं तो इम्प्योर मेटल मिलता है, फिर रिफाइनिंग कर देते हैं तो प्योर मेटल मिल जाता है। इसी तरीके से लेस रिएक्टिव मेटल सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग करा दो, इम्प्योर मेटल मिला, फिर रिफाइनिंग करा के प्योर मेटल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।